गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन एसएसटी मास्टरमाइंड में आप सभी का स्वागत है। तो चलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कराने वाले हैं क्लास 8 का हिस्ट्री कराने वाले हैं, जो चैप्टर 2 है जिसका नाम है व्यापार में क्षेत्रक कंपनी का सत्ता स्थापित करती है। और ये चैप्टर 2 है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसको बहुत बढ़िया से पढ़ना चाहते हैं, नॉलेज की तरह नॉलेज लेना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एनसीईआरटी के बुक पढ़ना पड़ेगा। अगर नहीं पढ़ते हैं तो फिर भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन आंसर हो, वन शॉट हो, बुक हो, सभी आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलेंगे। तो चलिए यहाँ से पहला सेकंड टॉपिक, दूसरा टॉपिक है हिस्ट्री का, व्यापार से क्षेत्र के तक कंपनी का सत्ता स्थापित करती है। इससे हम क्या करेंगे, इसका क्वेश्चन आंसर, जितने भी क्वेश्चन आंसर होते हैं सभी क्वेश्चन आंसर को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए। तो पहला नंबर में पूछ लिया आपसे कि निम्नलिखित का मिलान करना है। क्या करना है, मिलान करना है। जैसे कि यहाँ पे दीवान, टिप्पू सुल्तान, मैसूर का बाग, स्वराज अधिकार, फौजदारी अदालत, भारतीय सिपाही और राजनी चंबा, ये अनाधिक न्यायालय और सिपाही का कतुर, ब्रिटिश विद्रोह। अब इसको सही सही आपको मिलान करना है। क्या करना है, सही सही मिलान करना है। तो पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने कि दीवानी किसे कहते हैं, तो दीवानी कहा जाता है जो कि भू राजस्व जो वसूलने वाला जो अधिकार होता है उसे दीवानी कहा जाता है। किसे कहा जाता है, दीवानी दीवानी मैं तेरी दीवानी। तो यहाँ पे क्या हो जाए कि भू राजस्व वसूल का अधिकार करने वाला तो उसे दीवानी कहा जाता है। टीपू सुल्तान को कहा जाता है मैसूर, क्या कहा जाता है, मैसूर का बाग कहा जाता है। ठीक है, टाइगर ए मैसूर भी कहा जाता है क्योंकि ये बाघ से लड़ गया था। अगला है फौजदारी अदालत, जिसको अपराधी न्यायालय कहते हैं। रानी चिन्नम्मा जो थी कित्तूर ब्रिटिश विरोधी आंदोलन के नेतृत्व किया था रानी चिन्नम्मा ने। और सिपाही जो होता है भारतीय सिपाही को सिपाही कहा जाता है। समझ में आ गया है, एकदम बहुत ही इजी आसान तरीका से। इसको आप आसानी से इसको नोट कर लीजिएगा और इसको आप रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, अगला है कि बंगाल का ब्रिटिश विजय पर शुरू डैश के युद्ध में हुआ था। तो इसके जो युद्ध की बात करें तो ये बंगाल क्या था, तो ये युद्ध जो था ना प्लासी का युद्ध था। क्या था, बंगाल पर ब्रिटिश विजय प्लासी के युद्ध पर यहाँ पे हुआ था। अगला हैदर अली और टीपू सुल्तान डैश के शासक थे। तो ये शासक जो थे मैसूर के शासक थे। कहाँ के शासक थे, मैसूर के शासक। कहाँ के, मैसूर के शासक थे। अगला है डलहौजी ने डैश सिद्धांत को लागू किया। तो कैसी नीति को लागू करता है, तो ये हड़प्पा नीति को लागू करता है। किसको, हड़प्पा। तो तीसरा का गो का हड़प्पा हो जाएगा। चौथा है कि मराठा राज्य मुक्त भारत के डैश भाग में स्थित है। तो ये थे भाग दक्षिण पश्चिम में, जिसे देख लीजिए यहाँ पे आंसर है कि मराठा भाग का मुख्य भारत के डैश के में भाग में स्थित है, तो दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है सत्य और असत्य बताना है। क्या करना है, सत्य असत्य बताना है। देखिए यहाँ पे 18वीं सदी दिया हुआ है, 20वीं सदी सब दिया हुआ है और इसी का आंसर है 18वीं सदी में मजबूत किया, तो ये हो जाएगा गलत। ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी एकमात्र यूरोपीय कंपनी थी जो भारत में अपना व्यापार करती थी। गलत, व्यापार भी तो करती थी, शासन भी करती थी। महाराणा रणजीत सिंह पंजाब के शासक थे, ये बात सही है, महाराणा रणजीत जो थे पंजाब के शासक थे। अगला है अंग्रेजों ने विजित प्रदेशों में प्रशासनिक परिवर्तन नहीं किए थे। गलत, प्रशासनिक जो है परिवर्तन किए थे। ये करा कि नहीं किए थे, तो किए थे, ये हो जाएगा गलत। चलिए कुछ क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन आंसर भी देख लेते हैं। क्वेश्चन आंसर क्या करा है कि क्या है कि यूरोपीय व्यापारी कंपनी को भारत की ओर से किस बात ने आकर्षित किया। मतलब यूरोपीय जो व्यापारी जो था भारत में आया, कंपनी जो था भारत में किस बात को लेकर आकर्षित किया था। तो यूरोपीय व्यापारी कंपनी ने नई भूमिका तलाश की और वे वहाँ सस्ते दामों पर सामान खरीद सके और उसे वापस यूरोप ले जा सके और ऊंचे दाम पर बेच सके। और यूरोपी जो था भारत में व्यापार करने तो आया था, लेकिन भारत से क्या करना था, बहुत सस्ता में सामान खरीद लेता था और वहाँ पे जाकर वह महंगा में जाकर बेचता था। भारत में उत्पादित बेहतरीन किस्म की कपास रेशम का यूरोप में बड़ा बाजार था। मतलब यूरोप में ना रेशम का मांग बहुत सबसे ज़्यादा था, क्योंकि भारत में रेशम का उत्पाद होता था, कपास का। ठीक है, तो यहाँ से सस्ता खरीद कर और यूरोप जाकर वहाँ पे महंगा में बेचा करता था।
अगला है काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी जैसे मसालों भी बहुत मांग थे। यही कारण था कि यूरोपीय व्यापारी कंपनी भारत की ओर आकर्षित हुए। अब यूरोपी का जो व्यापारी था, देखा कि भारत में तो भाई बहुत चीज़ मिल रहा है, वो भी सस्ते से मिल जा रहा है। काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी ये सब जो मसाला है भारत में बहुत ही कम सस्ता में मिल जा रहा है। इसीलिए यूरोप का जो व्यापारी था भारत में आना शुरू किया और भारत में आकर यहाँ से सामान खरीद कर ले जाता है सस्ता में और वहाँ पर जाकर बहुत महंगा में बेच देता है। ठीक। अगला है कि बंगाल के नवाबों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष के क्षेत्र कौन कौन से थे। 1651 में हुगली नदी के तट पर ब्रिटिश फैक्ट्री स्थापित होने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने व्यापारी और व्यापारियों को बंगाल शहर में आने और बसने की अनुमति शुरू कर दी। अब ये क्या हुआ कि 1651 में हुगली नदी, जो कि ये कोलकाता में पड़ता है पश्चिम बंगाल में। अब ईस्ट इंडिया कंपनी, पहले तो ब्रिटिश आया कंपनी खड़ा करने, तो वो कंपनी बैठा दिया। उसके बाद ब्रिटिश के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी अपने व्यापारियों को बंगाल शहर में आने और बसने की अनुमति देना शुरू कर दिया। अब भाई वो आ गया बसने के लिए, अब कहा कि भाई तुम भी आ जाओ, और सब आकर यहाँ पे बसना शुरू कर दिया। बंगाल के नवाबों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष के कारण थे, क्या क्या कारण थे। तो नवाब ने नई मौके पर ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी रियासत देने से इनकार कर दिया। नवाब ने कई कंपनी बड़ी रकम की मांग की। कंपनी ने कारों का भुगतान करने पर इनकार कर दिया। कंपनी के अधिकारी ने नवाबों का अपमानजनक पत्र भी लिखा। तो ये सभी जो संघर्ष का कारण था। अगला है कि दीवानी की मान्यता से ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या लाभ हुई। क्या है कि दीवानी की मान्यता से ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या लाभ हुई। तो देखिए, दीवानी के अधिकार वे अधिकार हैं जो अंग्रेजों ने अपने राजस्व को इकट्ठा करने और दीवानी मामलों पर निर्णय लेने के लिए हासिल किए थे। इस अधिकार से ईस्ट इंडिया कंपनी कई तरह के लाभ हुआ। मतलब ईस्ट इंडिया जो था ना, एक तरह से और कंपनी के साथ साथ वो शासन भी शुरू कर दिया था अपने देश में। इस कंपनी ने बंगाल के विशाल राजस्व संसाधन उपयोग करने की अनुमति दे दी। व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एक का अधिकार शुरू कर लिया, मतलब उसका अधिकार जमाना शुरू कर दिया। बंगाल में राजस्व का उपयोग भारतीय वस्तुओं को देश से बाहर निर्यात करने के लिए किया जाता था, और भारत में जितने भी सस्ते चीज़ थे, बहुत अच्छे अच्छे चीज़ थे, वो अपने देश में ले जाकर बेचना शुरू कर दिया। अगला है कि सहायक, क्या है सहायक गठबंधन की प्रणाली को समझाइए। ये सहायक गठबंधन क्या होता है। गठबंधन चीज ना बहुत बेकार होता है, क्योंकि गठबंधन एक आदमी का बात मानता ही नहीं है। अब सबको बात मानना पड़ेगा, सब आदमी एक जगह का होता नहीं है, तो गठबंधन खराब हो जाता है। अब कहा कि महागठबंधन की प्रणाली के तहत, क्या है महागठबंधन प्रणाली के तहत भारत शासकों को अपने सीमाएं छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के संरक्षण में आना पड़ा। इस प्रणाली के वृत्त में आने पर निम्नलिखित परिवर्तन हुए, जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी उन क्षेत्रों को संरक्षण बन गई थी जो कि इस गठबंधन के लिए तहत लिए थे। दूसरा है कि यह अंग्रेज रेजिडेंट जो कि EIC के कर्मी के साथ कार्य करता था, जो शक पर नज़र रखने के लिए क्षेत्र में नियुक्त किया गया था। भारतीय नियमों को कहा गया कि वे किसी भी अन्य यूरोपियन कंपनी से उनका व्यापार करने और उन्हें क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति न दें। अब भारतीय नियमों ने कहा, भारत ने कहा कि नहीं, अब अन्य यूरोपीय कंपनी जो होगा अब वह हमारे क्षेत्र में नहीं आ सकता, क्योंकि आएगा तो फिर हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। भारतीय शासक को EIC की सहायता सशस्त्र सेना के लिए भुगतान करने के लिए कहा गया। इसकी अवज्ञा करने पर क्षेत्र का हिस्सा कंपनी द्वारा जब्त कर लिया गया था। कंपनी का प्रशासन भारतीय शासक को प्रशासन के लिए एक विभिन्न प्रकार का था। क्या क्या विभिन्न था देख लीजिए। कंपनी और भारतीय शासक को प्रशासन अंतर के बीच दिया गया है। क्या क्या है देखिए, पहला कंपनी का प्रशासन, भारतीय प्रशासनों का प्रशासक। भारतीय कंपनी का प्रशासन जो कंपनी के क्षेत्र में प्रेसिडेंसी का विभाजित किया जाता है उसे कंपनी प्रशासन कहते हैं। भारतीय शासन जो भारतीय शासकों प्रदेश को जिला, प्रगत, तहसील तथा उप परिषद में विभाजित किया जाता था उसे भारतीय शासकों को प्रशासन कहते हैं। कंपनी प्रशासन जिसके राज्यपाल में प्रशासनिक इकाइयों पर शासन किया, और भारतीय शासकों का प्रशासन जमींदार एवं किसान अपनी इकाइयों के लिए जिम्मेदार थे। गवर्नर जनरल राज्य का प्रमुख था, ये कंपनी प्रशासन था। भारतीय प्रशासन में क्या था, राज्य और नवाबों के राज्य का मुखिया होता था। चलिए यहाँ से लास्ट और आखिरी क्वेश्चन आपके सामने, ये रहा लास्ट और आखिरी क्वेश्चन। अच्छा, इसमें कुछ और परिवर्तन देख लिया है, इसमें देख लीजिएगा। आखिरी क्वेश्चन कहता है कि कंपनी की सेना में संरचना में हुए परिवर्तन का वर्णन करें।
क्या करना है, वर्णन करें। तो देखिए EIC की सेना के सिपाही सेना के नाम से जाना जाता है। EIC की सेना को सिपाही सेना के नाम से जाना जाता था। सेना के मुख्य प्रतिभागी भारत के किसान थे जिन्हें EIC द्वारा पेशेवर सैनिक बनने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। EIC सेना में बड़ा बदलाव घुड़सवार सेना पर पैदल सेना का सर्वोच्च था, जिसमें उनकी रक्षा के लिए मस्ट माचिस की तिलिया शामिल थी। कंपनी ने एक सामान्य सैन्य संस्कृति भी संस्कृति भी शुरू की, जहां सैनिक ड्रिल और अन्य अभ्यास के माध्यम से यूरोपीय प्रशिक्षण दिया जा सके। इस तरह से आपका चैप्टर 2 का क्लास 8 का चैप्टर 2 का जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन समाप्त होते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।